Hello friends, I am Sonali Jai Mehta, Science faculty at your career classes. Video series we are talking about the respiratory part of your chapter number 6 life processes. We have already talked about the respiration introduction and respiration in plant in previous video. If you haven't watched this video, you can go to description link. In this video we are talking about रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। The surface through which gaseous exchange takes place called respiratory surface। बहुत ही important point है, आपको एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। ऐसी सरफेस कोई भी ऑर्गेनिज्म की सरफेस जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म के डायग्राम है। सबसे पहले जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो अमीबा हो या फिर कोई और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, तो वो ऑर्गेनिज्म गैसेस का एक्सचेंज करेगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। सेकेंडली अगर एम्फीबियंस की बात करें जैसे कि फ्रॉग है और दूसरे एम्फीबियंस है, अब इनमें गैसियस एक्सचेंज होगा थ्रू ब्लड वेसल। उनके स्किन का लेयर है एपिडर्मिस, उसके तुरंत नीचे हमें ब्लड वेसल्स दिख रही है, तो स्किन के थ्रू सीधे ब्लड वेसल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के पास जैसे कि कॉकरोच की बात करें या फिर स्पाइडर की बात करें तो इन इंसेक्ट्स ट्यूब लाइक सिस्टम होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। पूरे ट्रेकियल सिस्टम से ये इंसेक्ट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। फिश की बात करें तो फिश के पास एक्वेटिक एनिमल है, हमें पता है उनके पास गिल्स होती है। गिल्स के अंदर ब्लड वेसल होती है, तो थ्रू गिल्स वो रेस्पिरेशन दिखाते हैं। एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उनमें भी थ्रू स्किन एपिडर्मिस के लेयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। हम ह्यूमन की बात करें, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के पास अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और उनके रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। ह्यूमन हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल लंग। लंग होंगे उसके अंदर एल्वियोली होंगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा। राइट, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग सरफेसेस होती है जिसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक ऐसी सरफेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं उन्हें हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। अब देखते हैं कि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस के पास कितने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। आइडियली रेस्पिरेटरी सरफेसेस के पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली रेस्पिरेशन कर सके। सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगी वो एक्सट्रीमली थिन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक्सट्रीमली थिन। वो थोड़ी सी मॉइस्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो थिन है वो मॉइस्ट है तो डिफ्यूजन जो होगा, गैसेस का एक्सचेंज जो होगा, डिफ्यूजन जो होगा वो बहुत ही एफिशिएंट होगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सट्रीमली थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, तो उसका रेस्पिरेशन या डिफ्यूजन एफिशिएंटली होगा। जहां से रेस्पिरेशन हो रहा है वो सरफेस थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका सरफेस एरिया भी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, एनिमल है उस जहां से रेस्पिरेशन हो रहा है उसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। क्यों सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए? अगर सरफेस एरिया लार्ज होगा तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो पाएंगे।
अगर ऑर्गेनिज्म के पास सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा तो वो कम टाइम में ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर सकता है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म के पास गैसियस एक्सचेंज के लिए लार्ज सरफेस एरिया वाला रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए। थर्डली, जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके तुरंत बाद ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी रिच विथ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई होना चाहिए, ताकि जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर जाने वाला है वो ब्लड के साथ कनेक्टेड हो और ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। राइट, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के पास ब्लड कैपिलरी का सप्लाई होना चाहिए। और नंबर फोर्थ, जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो परमिएबल होनी चाहिए टू रेस्पिरेटरी गैसेस। जैसे कि स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इजीली उसको क्रॉस करके जा सके, ऐसा होना चाहिए। अगर लंग से हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लंग की वॉल को क्रॉस करके हमारे ब्लड वेसल में एंट्री कर पाए, ऐसी सरफेस होनी चाहिए, मतलब कि वो परमिएबल होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। सो दीज आर द एफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर इफेक्टिव रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल। अलग अलग एनिमल में रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन होगा थ्रू स्किन, स्किन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अमीबा रेस्पिरेशन करता है। कैसे, यहाँ डायग्राम में दिखाया है, अमीबा का डायग्राम है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही थ्रू डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंटर होगा, ऑक्सीजन एंटर होके वो फूड का ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी रिलीज होगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अमीबा के बॉडी के बाहर निकल जाएगा। अगर ग्रासोफर की बात करें रेस्पिरेशन की, तो ग्रासोफर के अंदर पूरा एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है जिसे हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको लेबल करके लिखा गया है ट्रैकिया। ठीक है, जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सारे क्या है, ट्रैकिया है, और वो ट्यूब अगेन आगे जाके छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जितने भी छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स है उसे बोला गया है ट्रैक्यूल। ठीक है, तो ट्रेकिया है, ट्रेक्योल है। अब चीजें ये है कि ग्रासहोवर के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जाएगा कैसे और बाहर निकलेगा कैसे। तो हमें यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसे बोला गया है स्पाइरेकल। तो एग्जैक्टली ये जो ओपनिंग पोर है, ठीक है, ये पोर को हम स्पाइरेकल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग दिख रहे हैं पोर, हमें कुछ चार पोर दिख रहे हैं जहाँ से ऑक्सीजन एंटर कर रहा है ग्रासहोपर के बॉडी में, और हमें कुछ 6 पोर दिख रहे हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ट्रैकियल सिस्टम का जो ओपनिंग पोर होगा उसे हम बोलेंगे स्पाइरेकल। थ्रू स्पाइरेकल ऑक्सीजन ग्रासहोपर के बॉडी में जाएगा, वहां से वो जाएगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया से वो जाएगा ट्रेक्योल्स में, ट्रेक्योल से वापस वो हर एक सेल में पहुंचेगा, वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वापस स्पाइरेकल के थ्रू ग्रासोफर के बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ग्रासोफर में गैसियस एक्सचेंज जो होगा, रेस्पिरेशन जो होगा वो कौन सा होगा, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा उसे ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब फिश में क्या होगा कि जब भी फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, मतलब वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेगी फॉर रेस्पिरेशन। तो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करने के लिए उनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसे हम गिल्स बोलते हैं। फिश जो होगी वो अपना माउथ ओपन एंड क्लोज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी फिश के बॉडी में एंटर होगा। ठीक है, बॉडी में एंटर, मुंह से पानी एंटर होते ही वो फोर्सफुली उसे डाइवर्ट करेगा, पानी डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स गिल्स। जब भी पानी गिल्स के फिलामेंट में, यहाँ पे हमें दिख रहा है गिल्स के फिलामेंट, जब भी ये पानी जो है वो फिलामेंट के अंदर से पास होगा
तब क्या होगा, यहाँ से पास होगा, फिलामेंट में से पास होगा, तब क्या होगा, ये फिलामेंट के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होंगे। तो ये जो ब्लड वेसल है वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगा उसे अब्सॉर्ब कर लेंगे और बाकी का पानी जो होगा वो गिल्स के थ्रू फिश के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो गिल्स के अंदर फिलामेंट्स है और फिलामेंट्स रिचली सप्लाइड होता है विद ब्लड वेसल। तो गिल्स में फिलामेंट में जब पानी एंटर होगा तब वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेंगे और अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिश के ये रेस्पिरेशन को ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। देखते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अब अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होगा वो मेनली बाय स्किन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें अर्थवर्म की स्किन जो है उसे जूम करके दिखाया गया है। अर्थवर्म की स्किन के ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है, इसीलिए अर्थवर्म के रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। अब सिंपल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो अर्थवर्म है उनकी स्किन से ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो रहा है स्किन में। ठीक है, एंटर होके तुरंत यहाँ पे ब्लड वेसल है जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड वेसल में अब्सॉर्ब हो रहा है। फिर हर एक सेल में ऑक्सीजन जो है वो अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी रिलीज होगा एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन वो ब्लड वेसल से थ्रू स्किन अर्थवर्म की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो वाया द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन through the skin, earthworm perform its respiration. Next करें तो इन ह्यूमन रेस्पिरेशन जो होगा वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन होगा जिसे हम बोलेंगे लंग्स। ठीक है, तो ह्यूमन के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। वाया द नोस्ट्रेल ऑक्सीजन जो होगा वो ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा, वहां से वो लंग में जाएगा और लंग्स के थ्रू वो ह्यूमन के, यहाँ पे हमें जूम करके दिखाया है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन जा रहा है उसमें जो स्ट्रक्चर्स है उसे हम बोलेंगे एल्वेओली। थ्रू लंग्स, वो लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। बॉडी का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्लड वेसल के थ्रू आएगा और वो लंग्स से बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। This is all about respiration in animal. In our next video, we will talk about the human respiratory system in detail. If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you.